फिर ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये गॉल ब्लैडर में पहुंचेगा, इंटेस्टिन में पहुंचेगा, और इंटेस्टिन के थ्रू ये फीसीज में निकल जाएगा। कुछ स्टर्कोबिलिनोजिन, कुछ यूरोबिलिनोजिन, कुछ यूरिन में चला जाएगा, कुछ स्टूल में चला जाएगा। जो स्टूल में जाता है उसको स्टर्कोबिलिनोजिन बोलते हैं, जो यूरिन में जाता है उसको यूरोबिलिनोजिन बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, और इंटेस्टीन में ही एक एंजाइम होता है बीटा ग्लूकोराइनिडेज। ये बीटा ग्लूकोराइनिडेज क्या करता है, ये इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर देता है। जब ये अनकॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये वापस इसका एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन हो जाता है और ये फिर से सर्कुलेशन में आ जाता है। यानी कि अगर एंट्रोहिपैटिक ये एंजाइम ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन बढ़ जाएगी और जॉन्डिस के लेवल बढ़ जाएंगे। ठीक है जी भाई, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा क्योंकि एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन से वापस आ गया सर्कुलेशन में। तो एक जो जॉन्डिस होता है बच्चों में उसे तो बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, यानी कि सब बच्चों में थोड़ा बहुत जॉन्डिस मिलता है। एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल का मतलब है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है और वाकई में ही ये बच्चे को ट्रीट करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के जो कॉज हैं वो दो मेन कॉज हैं। पहला, बच्चों में जो आरबीसी की हाफ लाइफ होती है कम होती है, इसलिए आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी ज़्यादा बनेगा। दूसरा होता है इनएफिशिएंट UGT1A1। ये एंजाइम लिवर में, क्योंकि बच्चा एकदम पैदा ही हुआ है तो उसके ये लिवर में हिपेटोसाइट्स में ये एंजाइम इतना एफिशिएंट नहीं होता, तो ये अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं करा पाता, इसलिए अनकॉन्जुगेटेड के लेवल बढ़ जाते हैं। तो ये दो मेन रीज़न है फॉर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। लेकिन ये जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है ये थोड़े दिन में जाके ही ठीक हो जाता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर न्यूनेटल जॉन्डिस की। ये तो आपकी पिक्चर समझ में आ गई होगी। जॉन्डिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ. High bilirubin levels may be toxic to the developing central nervous system and may cause neurological impairment even in term newborns. Nearly 60% of term newborns become visible jaundice in the first week of life. In most cases, it is benign and no intervention is required. Approximately 5 to 10% of them have clinically significant jaundice requiring use of phototherapy or other therapeutic options. Physiological jaundice represent फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी ऑफ द न्यूनेट टू हैंडल इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन। यानी कि मैं ये तो बताया था कि क्योंकि जो बच्चा है इस बिलिरुबिन को हैंडल